Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा हर सेशन 25 क्वेश्चंस का होता है, तो आज का सेशन भी ये 25 क्वेश्चंस का है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लिए हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ताकि जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी अंडरस्टैंड कर सके और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सके। तो दोनों है। और इस सेशन में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि पहले किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, खास करके एसएससी एग्जाम्स में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएं कि अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का सेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा वो है यहाँ पर, Which of the following statement is not correct regarding the रबी क्रॉप्स। देखिए, रबी क्रॉप्स जो होते हैं, रबी क्रॉप्स जो होता है ये अप्रैल मई में, है ना, ये अप्रैल मई में काटा जाता है, ठीक है। तो ये रबी क्रॉप्स होते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसल होती है, रबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है और जायद है, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं ये अक्टूबर नवंबर में आपको ये लगाए जाते हैं और मार्च अप्रैल मई के आसपास में इसको काटा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं, इसमें गेहूं इंक्लूड होता है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। तो बोला गया कि साउथ ईस्टर्न स्टेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। देखिएगा, जो साउथ और साउथ के दक्षिण पूर्वी राज्य जो हैं, ये खरीफ फसल के लिए जाने जाते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वही गलत हो गया, ठीक है। जो साउथ और साउथ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश क्या है, खरीफ क्रॉप्स के लिए जाना जाता है। वहां पर 2 से 3 खरीफ क्रॉप्स होते हैं, मीन्स कि साल में 2 से 3 बार ग्रो कर लिया जाता है। क्या? तो खरीफ क्रॉप। तो ये यहाँ पर जो रबी क्रॉप्स है ये नहीं, यहाँ पर अगर खरीफ फसल होता तो हमारा आंसर हो जाता सही, लेकिन ये व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स के लिए साउथ और साउथ पूर्व जो है, साउथ ईस्ट के स्टेट्स नहीं जाने जाते हैं। अब अगला जो बोला गया है रबी क्रॉप्स के बारे में कि दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। जैसा कि मैंने बताया कि अप्रैल मई में इसको काटा जाता है, ठीक है। मतलब कि इन फसलों की कटाई गर्मियों में अप्रैल से जून तक की जाती है। तो बिल्कुल ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है का पूछा गया था, नॉट। तो हमारा पहला ही आंसर हो गया है, साउथ और साउदर्न और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी। अगर यहां पर धान होता तो हमारा सही हो जाता, ठीक है। अब बोला है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये बिल्कुल सही है। और रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, जिसकी बात मैंने अक्टूबर नवंबर आपको बताया था। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है रबी क्रॉप्स के लिए सही है और हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पहला आंसर सही होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं 1602 ईस्वी में भारत आया, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने सेना का फॉर्मेशन किया और उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़े जैसे सवार, मेन ऑन हॉर्सेस, ठीक है। उसका लगा मस्केट, अ हेवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, ठीक है। तो पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। तो आप सभी को बता दूं कि ये दोनों जो हमारा स्टेटमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही है और हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 एंड
2, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है, तो ये 7वीं अनुसूची, ठीक है। हमारे संविधान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और कितने 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स, ठीक है। और इसी 22 पार्ट्स में से शेड्यूल 12 हैं, और 12 शेड्यूल में से जो 7th शेड्यूल है वो क्या कहता है, 3 तरह के लिस्ट की बात करता है। क्या क्या, तो एक हमारा है, पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसका यहां पर पूछा है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का, मीन्स की यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल जो आते हैं 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें से कम्युनिकेशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स बता दूं आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट की संख्या है वो है 66 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 66 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं। और जब कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 47 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। और दोनों कानून बनाने वाले में आते हैं, तो आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट में, तो यहाँ पर आता है फैक्ट्रीज, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे ये है टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, इस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, ठीक है। टोल्स वगैरह है, अगर NHAI है, हाईवे है, तो वो केंद्र सरकार का होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर यहाँ पर आ गया है वो है कारखाने, ठीक है। सही आंसर है यहाँ पर कारखाने, ठीक है। यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन पे क्या है, एजुकेशन जैसे कि हर स्टेट का अपना अपना एक एजुकेशन बोर्ड होता है, जैसे CBSE बोर्ड है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। अब अलग अलग जैसे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट का अपना एजुकेशनल बोर्ड होता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है एजुकेशन को। अब आते हैं हम लोग अगला, बोला कि एज ऑन 1 मई 2024 हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबीज मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी। देखिएगा, सबसे पहले अगर चेयरपर्सन ऑफ सेबी पूछा जाता, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी के चेयरमैन तो ये होते हैं हमारे माधवी पुरी बुच, ठीक है। ये सेबी के चेयरमैन होते हैं कौन, अगर सेबी का चेयरमैन पूछा जाता तो हमारा आंसर होता माधवीपुरी बुच, लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी MDAC के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो वो है MS साहू, ठीक है। अगर सेबी के चेयरमैन पूछते तो माधवीपुरी बुच, और ऐसे है तो MS साहू हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला है, बोला कि एज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसमें कैंसर के उपयोग के समस्थानिक उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए, किसको, तो कोबाल्ट का हमारा सही आंसर है यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोला कि हाउ मेनी नॉन मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में गैर प्रमुख मीन्स की छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 217, ठीक है। मेजर की बात करें यहाँ पर,
मेजर पोर्ट्स हैं 12 और नॉन मेजर्स हैं मीन्स कि माइनर पोर्ट्स की संख्या है 217। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है 217। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि लिपुलेख और लिपियांधरा एंड काला पानी रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन विच ऑफ द कंट्री। देखिएगा, हुआ ये है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ये वैसे ये इसका आंसर है इंडिया और नेपाल। ठीक है, अब आपको बता दूं कि हुआ ये है कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा एंड काला पानी, ये 3 टेरिटरी हैं जिसे नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने अपने 100 रुपीज़ के नोट में 100 रुपीज़ के नोट पर जो इमेज बनाया है उसमें ये सब अपने टेरिटरी में दिखाया है, जबकि भारत जो है इसको अपने टेरिटरी में दिखाता है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि भारत में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक है, प्रचंड उनका टाइटल है। ठीक है, तो इस तरह से ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ के बैंक का नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक। क्या नाम है? नेपाल राष्ट्र बैंक। ठीक है, वहाँ के नेपाल राष्ट्र बैंक ने ये 100 रुपए का नोट जारी किया और उस पे ये सारे टेरिटरी अपने इसमें दिखाया, जिस पर भारत ने अपना रुख बताया उनको। ठीक है, और इस तरह से ये विवादित क्षेत्र आज भी बना हुआ है और 100 रुपए के नोट पर अभी भी उनका ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये विवादित है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला कि इंडियन आर्मी इज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर है कौन? अभिलाषा बराक। ठीक है, अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला एविएटर हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, बोला कि राजप्रभा या राजा परबा एक फेस्टिवल है नोन एज मिथुना संक्रांति, मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है ना। इज 3 डे, इसका आंसर है 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड सेलिब्रेटेड इन ओडिशा इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 3 दिवसीय। ठीक है, तो राजा परवा जो है एक मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ओडिशा का एक नारित्व का फेस्टिवल है। ठीक है, वुमेनहुड का। अब आते हैं अगला। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला बोला गया कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, है ना। तो बिल्कुल सही है। क्या कहता है इनर्शिया? कि जड़ता किसी भी वस्तु की गति या आराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ठीक है, दूसरा बोला है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन इट्स इनर्शिया, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता की माप है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है और इस तरह से हमारा हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप सभी को जैसे पता है कि मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेरशाह सूरी जिसने सूरवंश की स्थापना की, है ना, और हुमायूं जो कि मुगल वंश का दूसरा राजा था, दूसरे नंबर का सम्राट था, उसको बुरी तरह से हराता है शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है बुरी तरह से हराता है, तो उसी शेरशाह सूरी की बात की गई है यहाँ पर और बोला गया है कि किसके लिए नहीं जाना जाता है, नॉट नोन।
शेर शाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता है? पहला बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है इशूइंग फर्स्ट रुपया विच वॉज यूज टिल 20th सेंचुरी, इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ इरीगेशन बाई कनाल्स, ऑल आर द इनिशिएटिव ऑफ शेर शाह सूरी। तो आप सभी को बता दूं कि जो इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ इरिगेशन बाई कनाल्स, ये जो है ये शेर शाह सूरी का नहीं है। नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करवाई गई तुगलक वंश में, ठीक है, चाहे वो गयासुद्दीन तुगलक हो या फिरोज शाह तुगलक हो, है ना, FST फिरोज शाह तुगलक या GST गयासुद्दीन शाह तुगलक, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो बीच में आता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक अलग ही कैरेक्टर है। इन सभी के बारे में इतिहास की जब हमारी रेगुलर क्लास शुरू होगी तो सब के बारे में मैं इतिहास बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो नहरों के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की गई ज़्यादातर GST और FST के द्वारा, है ना, गयासुद्दीन शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। तो ये शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया। बाकी रुपये का इंट्रोडक्शन हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ये सब किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में, ठीक है। तो आते हैं अगला। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान की बात की गई है। तो आप सभी को बता दूं कि अगर ये हमारा इस तरह से प्यारा भारत है तो भारत में उतना अच्छा नहीं बना है, बट आप सभी को बता दूं कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट है। ये वाला पार्ट ये वेस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। वैसे तो ये वाला पार्ट इधर जो आता है अरबियन सी और इधर BOB बे ऑफ बंगाल। अब आते हैं यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट की बात की गई है। तो आप सभी को बता दूं कि कोंकण कोस्ट ये आता है हमारा वेस्टर्न पार्ट में, कोरोमंडल कोस्ट आता है ईस्ट में, ठीक है, और कनाडा प्लेन है और मालाबार कोस्ट है, ये सब वेस्ट में है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया है कोरोमंडल तट, ठीक है। अब आपको इसको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, इमेज के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इमेज में आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये कच्छ गुजरात का पार्ट है यहाँ पर, और उसके बाद आपको देखेंगे तो ये काठियावाड़ है, यहाँ से यहाँ तक ये काठियावाड़ का क्षेत्र, और ये वाला पार्ट जो है ये गुजरात प्लेन है, ऐसे करके यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये कोंकण कोस्ट, ये आपका मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट यहाँ से यहाँ तक, मीन्स कि केरल का पूरा तट जो है ये मालाबार तट है, और ये मुंबई से लेकर केरल के तट तक ये पूरा कोंकण कोस्ट है, ठीक है, कोंकण कोस्ट। और काठियावाड़ हो गया, इधर आएंगे तो ये कन्याकुमारी, यहाँ पर केप कमोरिन, और फिर कोरोमंडल कोस्ट, फिर ये नॉर्दर्न सरकार, ये चिल्का लेक तक है वैसे, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार, और ये उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये सारे कोस्टल रीजन है भारत के, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पिक द ऑड वन आउट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। तो इनमें से विषम को हटाना है, तो बोला कि ALU एंड कंट्रोल यूनिट बोथ, है ना, दोनों जो हैं CPU के पार्ट है, कंट्रोल यूनिट भी उसी के पार्ट है। तो ये और ये इसी को 2 बार लिख दिया गया है, तो ये सब तो है। तो आउटपुट यूनिट ये हमारा विषम है, ऑड है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर आ गया है आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है कि डैश रोग केवल थोड़े समय के लिए रहते हैं, डैश डिजीज, ठीक है, क्या कहता है, डैश डिजीज लास्ट फॉर
ओनली शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कौन सा, तो वंशानुगत, तो वंशानुगत है वो, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगा, क्रोनिक एक्यूट जेनेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट डिजीज है, तीव्र डिजीज है ना, तीव्र रोग जो है थोड़े समय के लिए रहता है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता भी है। उसके बाद बोला है कि इन विच ईयर वॉज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA एडा की स्थापना हुई थी 1999 में, तो 1999 1999 हमारा सही आंसर है। IRDA की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में इंश्योरेंस की पॉलिसी जो होती है उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए IRDA स्थापित किया गया। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह से सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जिस तरह से सेबी वर्क करता है बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली को ऑपरेट करने के लिए, उसी तरह से IRDA वर्क करता है। देखिए सेबी क्या करता है, सेबी का काम है बैंकिंग रिलेटेड या फिर शेयर से रिलेटेड। IRDA ईडा है इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम से, यानी कि टेलीकॉम से रिलेटेड है ट्राई। उसके बाद है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रोड्स के लिए, जो सड़कें बनाने वाली कंपनियों हैं उनके देखभाल के लिए बनाया गया। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आता है, ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलर लेक। कहाँ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, लोकटक मणिपुर में। ठीक है, अब आते हैं LTE, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। LTE बटन आपको दिखता होगा आपके फोन में। ठीक है, LTA क्या है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, LTE का फुल फॉर्म आ जाएगा, जो कि आपके फोन में जो है दिखाता है, जब मोबाइल नेटवर्क होता है वहां पर LTE नेटवर्क। LTE नेटवर्क का क्या मतलब हो गया, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, वायरलेस तकनीक में कौन से पीढ़ी में किया जाता है, तो 4G मोबाइल जो होते हैं उसमें LTE टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 4G। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है। बोला है कि रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, दोनों सही है हमारा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, तो देखेंगे आप। बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम लॉस्ट 2021 ICC वर्ल्ड कप, है ना, आप सभी को पता होगा किससे हारा था भारत, तो भारत हारा था फाइनल में, चैंपियंस फाइनल में न्यूजीलैंड से हारा था। हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया न्यूजीलैंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि 281 एंड बियॉन्ड ये रन बनाया गया और इसी पर एक किताब लिखी गई। ठीक है, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वेटरन क्रिकेटर, किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन दिए गए हैं कपिल देव, VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर हो गया VVS लक्ष्मण। द नेक्स्ट वन क्या कहता है कि इन विच ईयर वॉज द सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। देखिए, भारत में जो नागरिकता अधिनियम पास किए गए थे 1955 में। ठीक है,
हमारा इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है, लेकिन अभी फिलहाल नागरिकता से संबंधित एक इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। और इसमें अब क्या है कि भारत में अब दूसरे देशों के राज्य जो दूसरे देशों में हिंदू माइनॉरिटीज हैं या मुस्लिम्स को छोड़कर जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी राज्यों में देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं और हिंदू हैं या मुस्लिम्स को छोड़ करके हैं, उन सबको अगर भारत की नागरिकता की ज़रूरत है तो उनको दिया जा सकता है। यही कहा गया CAA में, CAA 2019। और कई सारे लोगों को, क्योंकि चुनाव का माहौल है अभी, तो कई सारे लोगों को अभी भारत की नागरिकता दी गई है CAA के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया into two new independent domination of the India and Pakistan in 1947। ठीक है, 1947 में यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया जिसके तहत दो देशों का निर्माण हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो वो कौन सा एक्ट था? तो वो था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हमारा आंसर है दूसरा वाला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एनिमल कार्व्ड ऑन द पिलर्स ऑफ विजयनगर। विजयनगर इंपायर, विजयनगर के मंदिरों पर, के स्तंभों पर उकेरा गया सबसे जो कॉमन एनिमल है, आम जानवर है, वो है घोड़ा, हॉर्स। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट इज बिरजू महाराज हु वॉज नोटेड डांसर ऑफ। बिरजू महाराज किसके डांसर थे? तो बिरजू महाराज कथक। कथक कहाँ? नॉर्थ इंडिया। सत्रिया असम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, और मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, तो ये कथक के डांसर थे बिरजू महाराज। ठीक है, हमारा आंसर हो गया है कथक। नेक्स्ट है, बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमसली नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया। तूतीय हिंद, भारत का तोता, किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो जो थे ऐसे ऐसे पहेलियां बुझाते थे, ठीक है, जिसमें आंसर उसी में हुआ करता था, है ना। अमीर खुसरो की एक पहेली है ना। बोला गया कि सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूष में थोरी, आमिर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। ठीक है, तो ये एक इनका पहेली था। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बोला गया कि सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूष में थोरी, आमिर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। ठीक है, आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन जिसे आज मैंने कवर किया है। और आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं और SSC CHSL या दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्लासेस अवेलेबल है और आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बुक्स बाय पोस्ट भेजा जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो क्लास में ही आपको बुक्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और इसी में आपको मिल रहा है फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट मिल रहा है अभी SSC
CHSL के लिए, ठीक है, SSC CHSL के लिए फ्री टेस्ट मिल रहा है। तो जो लोग फ्री टेस्ट करना चाहते हैं आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए लर्निंग पावर, और फ्री में SSC CHSL के लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये नंबर दिख रहा है। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।